बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगहरी। अगर बात करें तो आज का बड़ा अहम फ़ैसला, तारीखी फ़ैसला, जिस फ़ैसले ने ना सही पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी, मगर दुनिया समेत कितने ही ममालिक में जहाँ पे भी पाकिस्तानी रहते हैं, आज यकीननी इस फ़ैसले को सुन के यकीननी उस पर बहस भी हो रही और बात भी हो रही कि आज तोशाखाना 2 में जो फ़ैसला आया वो बड़ा अहम था। आज बानी पीटीआई और उनकी जो है कह सकते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को जो है 17 साल की कैद की जो है सज़ा जो है सुनाई गई। तोशाखाना यानी कि ये बड़ा अहम केस जिसमें बानी पीटीआई ने उस वक्त तोशाखाना से ली गई वो घड़ियाँ और वो जो कहें कि चीज़ें जिनकी जो है मालियत आज जो कहा जा रहा है कि उससे कम दिखाकर और ली गई। और तोशाखाना ये कोई पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान की कोई इमरान खान या जो है बुशरा बीबी ने कोई तोशाखाना से कुछ ये चीज़ें ली, मगर इससे पहले भी कई वज़ीर आज़म वक्तन वक्तन जितने भी हुक्मरान रहे हैं उन्होंने तोशाखाना से चीज़ें लेते रहे हैं। मगर तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त के वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई ने जो चीज़ें ली थी उसकी जो रसीदें दी गई थी वो बड़ी अहम है, जिस पर लेकर तोशाखाना 2 जो केस बनाया गया और उस पर जो है आज सज़ा भी आ गई। आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम दिन तो करार दिया जा रहा है, यानी कि सज़ा के हवाले से। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनमा और वकला कह रहे हैं कि एक तरफा फ़ैसला है, ना तो वो जिसको सज़ा मिली ना वो मौजूद थे ना वकील मौजूद थे, सिर्फ फ़ैसला पढ़ के सुनाया गया। और इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ के बात करें तो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब और बिलाल अज़हर कियानी और बैरिस्टर अकील और कई रहनमा हैं जैसे कि सेनेटर फैसल वाडा, कई रहनमा हैं जिन्होंने आज पूरा दिन इस फैसले पे बात भी की कि होना था, बताया था। फैसल साहब कह रहे थे, फैसल वाडा, कि हम ये बताते रहे कि ऐसा होगा, जो कि हुआ, और आने वाले वक्त में मज़ीद सख्तियाँ होंगी। ये फ़ैसला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, यानी कि तय है कि जो आज फ़ैसला हुआ है ये फ़ैसला सिर्फ तोशाखाना 2 केस से मुंसलिक किया जा रहा है, मगर आने वाले जो केसेस हैं वो भी बड़े अहम हैं, यानी कि 9 मई के केसेस और दीगर केसेस जो कि बानी पीटीआई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडरशिप पे भी मौजूद हैं और कई रहनुमाओं के ऊपर भी मौजूद हैं। इसी पे आज बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान कादर खान मंदूखल साहब हैं, साबिक़ रुकन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक़ रुकन हैं कौमी असम्बली में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मोहम्मद बशीर खान साहब हैं, रुकन हैं कौमी असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस मोहम्मद जो है सेनेटर गौस मोहम्मद साहब भी हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और तस्लीम बुखारी साहब हैं माहिर कानून, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया कि चारों मेहमान आज के इस बड़े अहम मौजू पे। सबसे पहले खान साहब आपके तरफ आऊँगा। बशीर खान साहब फरमाइएगा, आज बड़ा फ़ैसला कह सकते हैं कि आ गया, 17 साल कैद। सर कहें कि तोशाखाना 2 सिर्फ ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, मगर आगे भी कई मज़ीद और केसेस हैं, जैसे कि फैसल वाडा साहब ने कई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़रा आज फरमाते रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये जो आज जो फैसला है, जिस तरह फैसल वाडा साहब कहता है या दूसरे हमारे वकला हजरात या नून वाले जो हमारे साथी है, वो पहले भी ये कहते रहे और हमारे भी यही सोच था कि वो जरूर उसको सजा देंगे, क्योंकि खान साहब के खिलाफ तकरीबन 300 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं जी। वो 9 मई में तो जेल में था और 9 मई से 10 मई और 11 मई और 12 मई को रिहा हुए, मगर ये तकरीबन 3-4-5 दिनों में मुसलसल उसके खिलाफ FIR दर्ज होते रहे। इससे पहले भी अगर वो आपने जमान पार्क में था तब भी उसके खिलाफ, अगर जहाँ भी वो लोग निकलते थे एहतजाज करते थे तो उसके खिलाफ भी उसका यही FIR उसके खिलाफ दर्ज होता था जी। इससे कोई मेरे ख्याल में खान साहब में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खान साहब पहले से यही बिल्कुल मुसम्मम इरादा कर चुके हैं कि हम इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करके दम लेंगे इंशाल्लाह जी। और इसके साथ साथ तकरीबन 70 से 80% आवाम भी खान साहब के साथ है जी। जो आज हुआ जी,
फैसला, तो तोशा खाना बहुत पहले से मौजूद है जी। बहुत सारे तोहफे तहाइफ बाहर से आते हैं जी, और हमारी वजीर आजम जो दूर है पाकिस्तान के, उसको लोग देते हैं। हमारे जो नज़दीक जितने भी ममालिक है और हमारे दोस्त ममालिक है, उससे मिलते रहते हैं, और इस तरह उसका एक तरीक़ाकार है। उस तरीके से लोग लेते हैं जी। वजीर आजम वज़रा, ये पहली वाली बात नहीं है, जिस तरह आपने भी कहा। मगर खान साहब का एक घड़ी क्या, एक जो वो बार बार यही कहता है कि एक घड़ी है और इसने खान साहब ने चोरी की है, और ये मामला इस तरह चलता रहेगा। इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएगा। ये 17 साल वाली बात जो है, ये नवाज शरीफ 10 साल एग्जाइल रहा, और इस एक डिक्टेटर ने इस यहाँ से उसको रुखसत किया, 10 साल बाहर रहा, वापस आया, फिर यहाँ पे दोबारा उसको इख्तिदार मिली, इसके बाद उसको दोबारा इख्तिदार मिली जी। और ये सर, आपने वजह फरमाया कि ये पहला नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा, मगर पहली दफ़ा जो रसीदें जो जाहिर की गई, उनकी कीमत का जो तयन किया गया, उस पर जो एतराज़ात हैं वो बड़े अहम हैं। आप समझते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था? ये मैं कहता हूँ जी, इससे पहले भी जितने भी होते रहे जी, उस पे एतराज इसलिए नहीं है कि किसी ने वो केस नहीं खोला जी। खान साहब ने कोई केस किसी के खिलाफ नहीं बनाया जी। ये सारे केस नवाज शरीफ के जो थे और या जरदारी साहब के थे, पीपल पार्टी। आप समझते हैं कि इंतकामी कार्रवाई जो है बानी पीटीआई ने कहीं खान साहब ने नहीं की जी। खान साहब ने नहीं की, ठीक है। ये खान साहब ने नहीं की जी। खान साहब के दौर में जी, पीटीआई के दौर में एक बड़ा अहम है, क्योंकि आप एक था जी, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि सादिक और अमीन भी का जो है लकब जो है बानी पीटीआई को दिया गया, तो कहें कि फिर वो तो उस वक्त दिया गया था जी सुप्रीम कोर्ट में जी। मैं यही बिल्कुल आपने वजह फरमाया जी कि उस वक्त खान साहब को मिला था जी कि वो बिल्कुल अमीन है, सादिक है जी। तो सादिक और अमीन इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा खान साहब को जी, और इसलिए कहा कि खान साहब करप्शन के खिलाफ तकरीबन। चले, कादिर खान मंदुखिल साहब हैं, साबिक रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी सर वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। सेनेटर गौसम मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मैं कादिर खान मंदुखिल की तरफ जाऊंगा। मंदुखिल साहब, आज का बड़ा फैसला, आप माहिर कानून भी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र बड़ा अहम है। अगर कहा जाए कि वक्त जिस तरह से बशीर खान साहब रुकन है कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फरमा रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। माजी में भी ऐसे जो कई वज़रा आज़म हैं और कई जो है अहम रहनमा हैं, साबिक वज़ीर हैं, वो इन तोशाखाना से जो है फैज़याफ़ होते रहे। ये पहली बात ही है कि अब तोशाखाना 2 में जो है बानी पीटीआई और उनकी जो है बुशरा बीबी साहिबा को, यानी कि उसकी वाइफ को 17 साल की सज़ा आ गई। आपका नुक्ता नज़र पार्टी का? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर इतना ही आसान है, इतना ही कोई इशू नहीं है, तो फिर मसला क्या है? अगर मैं एक जुमले में जवाब दूं तो फिर मसला क्या है? अगर ये होता रहता है, सियासतदानों को सजा होते रहते हैं, बाद में वो वज़ीर आज़म बनते 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो फिर मसला क्या है? देखिए, दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी कभी भी सियासतदानों के खिलाफ या सियासतदानों को सजा देने पे खुश नहीं होती है, क्योंकि हमने भी ये सारी चीजें भुगती, हमने भी ये सब कुछ देखा है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पे एक रुख नहीं है, दो रुख नहीं है। अगर तोशाखाना का सिर्फ केस है तो मैं ये कहूँगा कि इसको फौरी तौर पर होना चाहिए। अगर दूसरा केस है इदत वाली केस, तो मैं कहता इसको तो मैं शुरू के दिन से उसके खिलाफ, और मैं कहता हूँ इससे ज्यादा बेगैरती वाला केस है ही नहीं है। बेगैरती वाला केस मैं इन सेंस में कह रहा हूँ कि औरतों वाले केस जो है ना, वो अदालतों में लाना ही नहीं, चाहे हुकूमत हो चाहे कोई भी, मैं उसको इससे ज्यादा बेशरम केस कह नहीं सकता हूँ, चाहे जितने भी खान साहब की गलती हुई है। लेकिन हमारे माशरे में इस टाइप के केसेस न सुने जाते हैं, न देखते हैं, न उछाला जाता है। और ये आज का मेरा मौकफ नहीं है, मेरा माजी की भी टॉक शो देख ला, हमेशा मैं इस केस को बड़ा बेशरम केस कहूंगा और नहीं होना चाहिए वो केस। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बात अगर मैं आप के 9 मई के जो वाकयात हुए और 9 मई में जो खान साहब माजी में जो जनरल बाजवा को वो तहयात एक्सटेंशन देने की बातें करता था,
اگر میں یہ کہوں گا کہ شہریار آفریدی نے وسیم بادامی کی شو میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، جب وسیم بادامی نے کہا کہ باپ تو 3 سال کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کی پھر ایک پیج سیم پیج، اور پھر آخر میں یہاں تک آ گئے شہریار آفریدی اور شندانہ گلزار صاحبہ کہ خان ہے تو پاکستان ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے غدار اور پاکستان کے دشمن شیخ مجیب الرحمان کا ویڈیو آپ اپنے پیج پہ لگا رہے ہو اور کون بھی کر رہے ہو. آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ فیلڈ مارشل جس نے دنیا کے دوسرے بڑے ملک ہندوستان کو شکست دے کے اور پورے دنیا میں پاکستان روشن کیے، ان کے بارے میں آپ اپنا ایکس یا ٹویٹر اکاؤنٹ میں کیا الفاظ ادا کر رہے ہو؟ آپ کے اگر میں نے جو کہ وفادار ایم این اے ہیں، چاہے وہ عادل بازی ہو یا ثناء اللہ مستی خیل ہو، پچھلے اسمبلی میں ہماری کولیگ رہے اور ہم سے خان کے اور پی ٹی آئی کے موقف پہ، میں کہتا ہوں ایک لائل ایم این اے ہے، ان کے بارے میں آپ نے غدار میر جعفر میر صادق اس کو ڈکلیئر کیا ہے. آپ کے پارٹی کو وکیلوں صحیح. نے قابو کیا ہے. میں خود بھی ایک قانون کا طالب علم ہوں. آپ کے پارٹی کو وکیلوں نے قابو کیا. 2.5 سال ہو گئے خان کا کیس چلانے کے بعد وہ ٹاک شو کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر ہی اپنا پارٹی کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی پارٹی کے لوگ جیل میں، جیسے شاہ محمود قریشی وغیرہ، اس کو آپ نے پوچھا ہی نہیں. وکیلوں کو آپ نے پارٹی حوالے کر دی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ سیاست کر سکے. وکالت اور سیاست میں فرق ہے، اور بہت سارے سیاسی وکیل ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے پاس کوئی اپوزیشن لیڈر ہی نہیں رہا. کل تک محمود خان چغزی صاحب، میں اس کے فیملی کو جانتا ہوں، انتہائی شریف اور خاندانی لوگ ہیں، ان کو آپ نقلیں اتارتے تھے. آج آپ کے پاس سر یہی تو سیاست میں ہوتا ہے. کل تک اگر آپ اور پی ایبل این کہیں نہ کہیں ایک نقطہ نظر الگ تھا اور دست و گریبان تھے، آج کھیرو شکر ہے، تو یہ تو سیاست کا حصہ ہے. اور آپ نے جو بات کی بڑی اہم ہے، مگر میں سینیٹر گوس محمد کی طرف جاؤں گا. فرمائیے گا سینیٹر صاحب، ایک تو بڑی اہم جو کہ بشیر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتقامی کارروائی نہیں کی. 10 سال سے زائد عرصہ جو ہے اقتدار سے باہر رکھا گیا میاں محمد نواز شریف کو. تو یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں، مگر وہ زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انتقامی کارروائی نہیں کی. تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو اندر کس نے ڈالا تھا؟ وہ خود جیل میں چلے گئے تھے. فریال ٹاٹپور صاحبہ کو کون جو ہے رات کی تاریخ میں جو ہے اٹھا کے لے کے گئے، جیل میں ڈال دیا. کراچی کے اندر مریم نواز صاحبہ کو اور صفدر کیپٹن صفدر کو جو ہے گرفتار کیا گیا. تو یہ کارروائیاں کون کر رہا تھا اس وقت؟ یہی لوگ کر رہے تھے، اس پہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اور جو کچھ خاص طور پہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو جو گرفتار کیا یا بہت سی کارروائیں کی، ظاہر ہے کے پیچھے ہاتھ ضرور تھا بانی پی ٹی آئی کا. بانی پی ٹی آئی تو پرسنل ہو چکے تھے. لیکن اس پر اگر ظاہر ہے جو انہوں نے کئی دفعہ موقع پہ کہا کہ آن ایئر کہا یا میڈیا پہ آگے کہا کہ جی میرے بس میں نہیں، لیکن ایسا یہ تو میرے نیچے ہے نا جی، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو کھلے عام انہوں نے دھمکیاں دی تھیں. وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ہر مطلب سب کچھ پاکستان قربان کرنے کو تیار تھے. اور ہم نے سب نے دیکھا کہ ان کی جیسے عادتیں تھیں، جس طرح قانون کے دور میں گری اور جس طرح کی نا تجربہ کاری اس نے دکھائی، اور پھر جس طرح پاکستان کا امیج خراب گیا، پاک اسٹیبلشمنٹ کا امیج خراب کیا. واشنگٹن میں جا کے جس طرح انہیں زبان درازی کی اور کہا کہ جی میں جا کے کسی کیسی بند کر دوں گا، کسی کا ٹی وی بند کر دوں گا. جب ایک مطلب ملک کا سب سے بڑا ایک جمہوری نظام کا سب سے بڑا ہوتا جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، جب وہ اس قسم کی باتیں بچگانہ باتیں کرے یا ورکر ٹائپ باتیں کرے تو پھر ملک کا لئی حافظ ہوتا ہے. تو بالکل یہ کئی دفعہ آن ایئر کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ انہیں جو ہے اپنے جو پوزیشن میں ان سے بدلے لینے. اور پھر ایک رانا ثناء اللہ کی بات نہیں ہے، ہمارے کتنے شمس شہباز صاحب ہو گئے، اپنا وہ کون سے ہیں، حاج آصف ہو گئے، سعد رفیق ہو گئے، بہت سے میں نام گنوا سکتا ہوں. وہ آپ جو نام گنوا رہے ہیں بشیر صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو کیس بنائے نہیں تھے. چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کے رہنما ہوں تو آپ نے بنائے، اور اس سے پہلے تو پہلے کیس ایک دوسرے پہ بنے ہوئے تھے.
इन्होंने तो कोई केस आप पे किया ही नहीं। नहीं, अगर नहीं किया था तो फिर अगर सबूत होता फिर डिसऑन करते कि हम नहीं कर रहे, जब इक़्तिदार में थे कहते कि हम जी अगर इतनी जरूरत होती है इखलाकी तो इसको डिसऑन करते कि जी हम ये केस हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, फिर हम मानते कि ये नहीं थे। ये बड़ा खुश थे कि जी इस तरह इनको दबाया जाए, उस तरह ये मुस्लिम लीग नून को क्रश किया जाए, पीपल्स पार्टी को क्रश किया जाए और अपने तमाम इक़्तिदार को दवाम देने के लिए क्या कुछ। अभी फैज अमीर साहब जो सजाएं हुई हैं और 9 मई की जिस तरह वाक़यात हुए हैं, ये क्या था, ये अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए। अब तो ये भी बात सामने आ गई है कि जी सेनेटर साहब, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब आगे बढ़ते हैं। अब तोशाखाना 2 से निकलकर 9 मई की उस तरफ आते हैं, यकीनन वो भी केसेस हैं। आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़रा और कई रहनुमा बात करते नजर आए कि जी अब तो ये जो है आगाज़ हुआ है, इंतहा देखिएगा वो बड़ी अहम होगी। और ख़ास तौर पर फैसल वाडा ने भी कहा कि मैं उस वक्त कह रहा था, मना कर रहा था, मगर वो बाज नहीं आए, लोग ये नहीं समझते थे, मगर अब भुगते और अब आगे भी देखिएगा क्या होगा। तो समझा जाए कि मज़ीद भी जो है केसेस होंगे और कार्रवाइयाँ होंगी। हाँ देखो, ये तो तोशाखाना थे। अब देखो ना, असल जो केसेस हैं वो 9 मई वाले हैं, ठीक है ना जी। इसमें मतलब अफवाज पाकिस्तान के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस बगावत की गई और रियासत टक्कर ली गई, ठीक है, वो एक रौना एक जुर्म है। अगर वो किसी पे साबित होता है तो उसकी सजा बड़ी सख्त हो सकती है, ठीक है ना। बाकी तो तोशाखाना हो गया या दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो गया, तो उस पे तो अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी, अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। 190 मिलियन पाउंड जो इन्होंने गजब की और अभी तो मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब उसकी उससे बड़ी भोंगा जो एक ना भोंडा कहना चाहिए जी, करप्शन कि आप एक लिफाफा जो है वो कैबिनेट में पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस चीज को बस कुछ वजूहात है, इसको हम पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसको मंजूर किया जाए जी। तो उस वक्त उसको मंजूर कर लिया गया और उसमें फिर जो पैसे जो आने थे बाहर थे। सेनेटर साहब साथ ही रहेगा, मैं माहिर कानून है बुखारी साहब, उनकी जानिब चाहूँगा। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, आज तोशाखाना केस 2 की जो है फैसला आ गया, समझा जाए कि ये फैसला बड़ा अहम है और 17 साल सज़ा और जज साहब के ये रिमार्क्स के मैं उम्र का तकाजा और खातून की होने की वजह से अभी भी सज़ा में जो है कम सज़ा दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी सज़ा आ सकती थी। देखिए मुगरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अदालत की पहली स्टेज है जी, और जब मुकदमा हो FIA का और FIA का चलान हो और गवाहान 18 मेरा ख्याल है 21 बुलाए गए थे, जिसमें से 18 ने गवाही दी जी। और यानी इंतहा ये हुई कि 18 में से एक ने भी बानी तहरीके इंसाफ के हक में गवाही नहीं दी, ख्वाह वो वैल्यूएटर था, ख्वाह वो शॉपकीपर था, ख्वाह वो दुबई का रिटेलर था, तमाम ने आकर बानी तहरीके इंसाफ के खिलाफ गवाही दी। अब जज के सामने कोई रास्ता बचता नहीं है इसकी कंप्रेस वैल्यूएशन का। अब जहां तक बात है कि अगर मैं इसको पहले लीगल फोरम को देखूं ना जी, तो पहली अदालत का फैसला तो आ गया 17 साल कैद, 10 साल एक, 7 साल एक। जज साहब बात गलत नहीं कर रहे, अपने जो ऑर्डर में लिख रहे हैं कि उन्होंने लीनियंट व्यू लिया एक एज फैक्टर को लेते हुए। बानी तहरीके इंसाफ मेरा ख्याल है गालिबन अब 74 तो उनकी एज हो चुकी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो उन्होंने लीनियंट लिया, लेकिन अदरवाइज 17 साल या 17 तो नहीं, इन रियल जो प्रैक्टिकली सजा है वो 10 साल ही है। तो 10 साल कैद व मुशक्कत भी बड़ी सख्त सजा है। असल तो पता चलेगा कि जब ये तमाम चीजें हाई कोर्ट के टेस्ट को क्रॉस करेंगी और उसके बाद पता चलेगा। और तारीख गवाह है कि हम माजी करीब में देखें तो मियां साहब के ऊपर भी पनामा के नाम से बहुत बड़े मुकदमात, तनख्वाह लेने के नाम मुकदमात, उसके ऊपर नाअहली, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सेनेट में अपना निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़ी ही सख्त किस्म की पाबंदियां। इवन के पार्टी की सरबराह का भी जो है उनके ऊपर लगा कदम के वो पार्टी की सरबराह भी नहीं रह सकते, ये सरबराह नहीं रह सकते। आजाद उम्मीदवार के तौर पे उनके मेंबरान ने सेनेट में हलफ लिया और ये सारी चीजें हम देखते आए हैं। मेरे करीब ये फैसला जरूर एक ब्रेकिंग न्यूज है पूरे मुल्क के लिए कि अभी खान साहब के ऊपर सजाओं की बहार जारी है और ये बहार अभी चलती जा रही है।
اس کے تھمنے کا جو امکان ہے وہ آنے والے وقت میں جب یہ اپیلز ہائی کورٹ میں لگیں گی، ہائی کورٹ کے اوپر جب فیکٹس اور ایویڈنس اور تمام چیزیں فریش آؤٹ ہوں گی اور اس کے بعد اس کا پتہ چلے گا. باقی موجودہ حالات میں دیکھیں جو توشہ خانہ مگر کا آج بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے، کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں تو آپ کے سامنے یہ سوال بڑا اہم بنتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے اور خاص طور پہ بشرا بی بی صاحبہ کے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ نہ تو موجودگی تھی دونوں اس فریقین کی جن کے اوپر یہ الزام عائد تھا، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ وکلا موجود تھے. یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا تو یہ سمجھا جائے کہ جو ان کا الزام ہے وہ درست ہے. مظہری صاحب دیکھیں، آپ نے خود ہی بتا دیا نا، یہ لکوناز ہے نا. اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں منوان، تو ملزم یا مجرم جس کے اوپر الزام ہے اس کی غیر موجودگی میں ایویڈنس کا ہونا بھی غیر قانونی ہے اور وہ جسے کہتے ہیں سسٹینیبل نہیں ہے بیسیکلی. اور اب یہ لکوناز میں اسی لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی فل اینڈ فائنل فورم نہیں ہے. اس کے بعد ابھی ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، اور پہلی بات ہے کہ ہائی کورٹ میں آ کے چیزیں فریش آؤٹ ہوتی ہیں. آرڈرز کے اندر جو لکونا ہے، جو ڈیفیشنسیز ہیں، وہ جو ہیں وہ سرفس پہ آئیں گی جب ہائی کورٹ میں یہ کیس فکس ہوگا. اور موجودہ حالات کے اندر اس فورم سے اوورآل، یعنی اس کو سیاسی میرا فکرہ نہ سمجھیے گا، ہماری اسٹیٹ کی کمپلینٹ، خواہ وہ ایف آئی اے ہو، خواہ وہ نیب کی جسے کہتے ہیں پروسیڈنگ ہو، تو فرسٹ فورم کے اوپر 99.9% سزائیں ہی ہوتی ہیں. بہت ریئر کیسز میں لوگوں کو بیل ملتی ہے، بہت ریئر کیسز میں لوگوں کا سنٹینس جو ہے وہ ویکیٹ ہوتا ہے. ادروائز جو پریکٹس ہے، جو ایجنسی کیس بناتی ہے. سر بخاری صاحب ساتھ ہی رہے گا، میں بشیر خان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، فرمائیے گا. سر ایک تو یہ ہے کہ یہ آخری تو اب فورم نہیں تھا، جیسے کہ بخاری صاحب بھی فرما رہے ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، مگر یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ یہ آخری کیس بھی نہیں ہے اور مزید کیسز بھی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کی اتنی سینئر قیادت کے بیچ میں اور آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات کی جائے، کہیں بیٹھا جائے کوئی سیریس نقطے پہ جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، جبکہ آج بھی دیکھا گیا کہ تمام قیادت موجود تھی مگر شاید پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس فورم پہ غائب تھی جہاں پر آپ آئین کی بات کر رہے تھے. یہی جو آپ نے اس طرح ہمارے وکیل صاحب نے جس طرح فرمایا جی کہ یہ توشہ خانہ پہلے والا کیس جو تھا جی، اس کے پہلے والا کیس جو توشہ خانے والا تھا جی، اس میں بھی یہی ہوا جی کہ سپریم ہائی کورٹ میں وہ تقریباً ختم ہو گیا جی. اور توشہ خانہ 2 جو کیس اب بن چکا ہے جی، یہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی ہے جی. اس لیے کہ توشہ خانہ 1 میں یہ سارے نیب ایک ادارہ تھا جی. توشہ خانہ بھی اس کیس اگر بنا لیتا، اس کو جو انکوائری ہونی چاہیے تھی پہلے، تو وہ بھی سب کی ایک ہی انکوائری ہونی چاہیے تھی. اور ایک ہی کیس میں یہ سارے جتنی بھی اس کے جو کہتے ہیں اس کے ایف آئی آر جو جتنی بھی اس کو بنا لیتا تو وہ پہلے سے ہی بنا لیتا جی. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ہائی کورٹ میں چل نہیں سکتا جی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مجرم کو جو کہ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے بھی مجرم قرار دیا تھا، اور نواز شریف صاحب اس کو گھر جانے دیا جی تقریباً 8 تو آپ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر، نہیں کہتا جی اس ملک میں اس ملک میں ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. آئین ہے نہ آئین ہے نہ قانون ہے جی. لوگ انشاءاللہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے. ہم تو خان صاحب نے ڈیل نہیں. مجھے کمرشل بریک کا کاجر ہے، چاروں مہمانوں سے گزارش ہے کہ ساتھ ہی رہیے گا. مجھے کمرشل بریک کا کاجر ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو بڑے اہم سوالات ہیں، کوشش کریں گے ان کے جوابات لیں. مگر بشیر خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملک میں ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے اور آگے بھی ایسا ہوگا. واپس آئیں گے کہ پوچھیں گے خاص طور پہ سینیٹر گوسمان صاحب سے اور قادر خان مندوکل صاحب سے کہ واقعتاً ایسا ہوگا. آتے ہیں تو یہی سوال کریں.
ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بریک سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جو ہے توشہ خانہ کیس 2 کا جو فیصلہ آج آیا وہ بڑا اہم ہے. اس کو لے کے پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج یقیناً اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستانی اور جہاں جہاں بستے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑا اہم ہے. مگر پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس نقطے پہ متفق ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو ٹیپ اور آڈیو لیک اور خاص طور پر توشہ خانے سے حوالے سے جو باتیں آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کی ثبوت کے تحت نظر آتی ہیں کہ وہ براہ راست دلچسپی رکھتی تھی توشہ خانہ کی تمام ان چیزوں میں. قادر خان مدوگل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ سر فرمائیے گا کہ یہ جو بات آج بھی ہوتی رہی کہ کہیں نہ کہیں بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی ایک آڈیو لیک بھی ہوئی اور اس میں جو ہے بات بھی کی گئی خاص طور پر توشہ خانہ کے حوالے سے بھی، اور ایک کوئی ڈائمنڈ کا بھی ذکر ہوا تھا. تو آج سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں کچھ چیزیں تو ایسی آ جاتی ہیں جو کہ اتھینٹک نہیں ہوتی، مگر بہت سی چیزیں تو اب عیاں بھی ہو جاتی ہیں جو کہ اب چھپ نہیں سکتی. مغیری صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جب پہلی گھڑی بیچی ہے جی اس کی خبر سب سے پہلے میں نے فریاد ادریس کی شو میں یہ بات کی تھی، اور ایگزیکٹ 1 مہینے بعد جب میں دوبارہ ان کی شو میں تھا تو انہوں نے کہا کل ہی انہوں نے اون کیا. پہلے تو مان نہیں رہے تھے کہ ہم نے گھڑی لی نہیں ہے. اس کے بعد خان صاحب نے گھڑی مان لی ہے، اور گھڑی ماننے کے بعد کہا کہ میرے جسم میرے مرضی والا ڈائلاگ بولا، میری گھڑی میری مرضی. اس کے بعد اس سے جب مطمئن میڈیا نے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بنی گالا کا روڈ بنایا، جبکہ وہ روڈ پہلے نواز شریف صاحب بنا چکا ہے 2013-14 میں. اور پھر میئر اسلام آباد نے کہا کہ اس کی جو ریکارپیٹنگ ہے وہ میں نے 30 لاکھ روپے میں کی ہے. اس کے بعد انہوں نے 3 گھڑیاں اور لیے اور پہلے وہ بازار میں بیچی. بازار میں بیچنے کے بعد جا کے توشہ خانہ کا جو قیمت تھا، مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں 15% تھے جو پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں. انہوں نے کہا یہ کم ہے، پہلی گھڑی اس نے 15% بھی لیا ہے. پھر باقی جو سامان تھا 58 آئٹم ٹوٹل اس نے لیا ہے. باقی سامان مثال کے 10 روپے اس کا ریٹ تھا، اس نے 10 روپے کو 5 روپے کر دیے اور 5 کا جو ہے 50% کر دی. اس طرح کر کے کیے، جس سے عدالت نے آج جو اس طرح جو وہ کہتے ہیں کہ بدنیتی اور جو بھی الفاظ تھے ان کے اس حوالے سے 7 سال سزا دی ہے. سوال یہ کہ توشہ خانہ کو انہوں نے ایک شاپنگ سینٹر بنایا. یہ دونوں میاں بیوی جاتے تھے اور وہاں سے چیزیں لے کے مارکیٹ میں پہلے بیچتے تھے. اس کے بعد جا کے وہ جو کم سے کم قیمت انہوں نے رکھی تھی اس کے 50% جمع کرتے تھے. گویا ایک کاروبار بنا لیا انہوں نے. اور توشہ خانہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو پریزیڈنٹ یا صدر کو ملتی ہے یا کسی وزیر کو ملتے ہیں وہ جو ان کا مقررہ قیمت ہے اس پہ لے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک گھڑی ہے خوبصورت، آپ کو پسند آ جاتی ہے، اور بالکل شہزادہ محمد نے وہ گھڑی 2 گھڑی بنائی تھی اور 2 گھڑی میں سے انہوں نے ایک اپنے لیے ایک عمران خان صاحب کے لیے، اور اس کے بعد جب انہوں نے کسی جیولر کو بیچا اور اس نے جا کے دبئی میں بیچا اور دبئی کے شیخ نے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے تو یہ براس کھل گئی ہے. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں، میں حوالہ دیتا ہوں، آج ہی میں جنگ شاہی گیا تھا ایک مزدوروں کے جلسے میں، تو مزدوروں نے بڑا مجھے تحفے دیے، مجھے اجرک پہنایا، مجھے ٹوپی پہنائی ہے، مجھے جو تھر کا شال ہے وہ پہنایا، اور بہت سارے شال جو ڈیفرنٹ علاقوں کے تھے وہ پہنائے. تو کیا وہ یہ ساری چیزوں کو میں ان محبتوں کو جا کے بازار میں بیچوں؟ کیا آپ کسی تحفے کو بازار مگر میں بیچ سکتے ہو؟ یہاں پر بشیر خان صاحب تھوڑی دیر میں کر رہے ہیں جوائن، مگر جو نقطہ نظر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ الگ ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہد خاقان عباسی کی بات کی جائے، کہیں دور نہ جائے، تو انہوں نے کیا کچھ لیا اور کہاں گیا ان کی تو ذکر ہی نہیں ہوتا. اگر بلاول بھٹو بھی جو ہے وہاں سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کہیں نہ کہیں یوسف رضا گیلانی اور خواجہ آصف اور کئی ایسے جو بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کی سیاست میں وہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں، تو پانی پی ٹی آئی کیوں اس پہ ہی اتنا بڑا سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے اور اس طرح سے کیسز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے کوئی چیز نہیں لی ہے، پہلے تو میں اس کا وضاحت کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں قانون کا طالب علم ہوں، 31 سال سے سپریم کورٹ تک پریکٹس کر رہا ہوں. قانون میں ایسا کوئی نہیں ہے. آپ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، آپ کے سٹوڈیو کو اگر سارے کوئی ٹی وی اٹھا لے، کوئی کیمرہ اٹھا لے اور چوری کرے خدا نہ خواستہ، اور میں ایک پینسل اٹھا لوں اور دروازے پہ مجھے پکڑا جائے
तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुगेरी साहब ने तो टीवी उठा लिए, वो कैमरा मैन ने तो कैमरा उठा के ले गया, अदालत बनेगी आप अपनी बात का जवाब दें। इनसे बात करो तो बोले फलाओ फलाओ। भाई आपके पास 3.5 साल हुकूमत थी, आप हर वक्त चोर चोर डाकू डाकू कहते थे, तो कर लेते इंक्वायरी उस। और फिर अगर मुझे ज्यादा पता नहीं है, अगर जरदारी साहब को एक गाड़ी मिली है तोहफे में और उसने उसी कीमत अदा करके ली है, तो जरदारी साहब ने उसको बाजार में नहीं बेचा प्रॉफिट लेके इस तरह, तो आपने तो कारोबार बना लिए। तो क्या तोशाखाना या एक अखलाकी जवाज क्या है कि अगर आप तोहफे में मुझे अजरक देते हो मैं बाजार में बेचूंगा उसको, आप मुझे पेन तोहफे में देते मैं बाजार में बेचूंगा। तो ये अखलाकी और कानूनी और ये सारी चीजें जो हो जाती है। और फिर जो एक ज्वेलर, जो एक बंद ज्वेलर था, जो दुकान बंद था, उससे जाली रसीदें बनाई। तो अब देखिए 18 गवाह चले, 18 के 18 इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी है, तो ये सब झूठे। अच्छा अगर ये सब झूठे हैं और बकौल बशीर खान साहब की ये केस में कोई जान नहीं है, तो परेशान होने की क्या जरूरत है, जाए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। साथ ही रहेगा सेनेटर गौसमोहन साहब, मैं आपकी तरफ मसला आऊंगा। क्या है? जी सेनेटर गौसमोहन साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। सर एक तो बड़ा सवाल ये हो रहा है, कादर ट्रस्ट 190 बिलियन पाउंड की आपने बात की कि वजह क्या है कि ये सिर्फ यही केस चल रहा है? वो गुज़श्ता 1 साल से केस जो है कहीं बंद फाइलों में अलमारी में पड़ा हुआ है, वजह क्या है? कि कौन सा 190 मिलियन जी पाउंड वाला? जी तो उसको खान साहब को सजा हो चुकी है, अब शायद पता नहीं उन्होंने अपील की है या नहीं, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो शखाना 1 पे हुई, 2 पे हुई। अब देखो ये बार बार कहते हैं कि जी बिलावल ने लिया या नवाज शरीफ ने लिया, दूसरों ने लिया। देखो तोशेखाना से चीज देना कोई जुर्म नहीं है, कोई चोरी तो नहीं है ना। तोशेखाना में तोहफे तहफ मिलते हैं, तोहफे तहफ इसलिए मिलते हैं कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान का मिनिस्टर है, तो उस ओहदे को तोहफे मिलते हैं। तो तरीकाकार ये है कि पहले उसको जमा कराया जाता है, उसका सबूत होना चाहिए, फिर उसकी कीमत लगवाई जाए, उसका सबूत होना चाहिए, फिर जो जितने % जमा हो गया उसका सबूत, फिर आप ले सकते हैं। इन्होंने तो माले गनीमत समझ के और डायमंड सेट और दूसरे देते रहे ऐसे जैसे कि मतलब है ऐसे कि ये इनकी कोई मिराज से इनको मिला है। इनको कोई इतनी अक्ल ही नहीं थी या अक्ल नहीं दिया, ओवरलुक नहीं कह सकते। फिर गलती फिर बाद में ये तस्हीह करते रहे, कुछ कहीं से लगा के तो उसको कुछ पैसे जमा कराया या नहीं कराया, अलग बात है। तो इन्हें देखो हम अगर नवाज शरीफ ने कुछ लिया है या किसी और लिया है तो उन्हें पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, फिर उन्होंने नहीं किया, फिर उसको तस्लीम भी नहीं कर रहा है। तो बहरहाल ये केसेस है इस तरह 190 बिलियन पाउंड वाला, मतलब वो कोई काम कॉमन सेंस वाला बंदा भी कर गएगा कि यार 191 जो उधर इंग्लैंड में हुआ, जो उसमें जो क्या क्राइम नेशनल क्राइम एजेंसी उनकी थी जी, उसने कहा कि जी पाकिस्तान के किसी पैसे गैर कानूनी तरीके इतने पैसे आए हैं, और उसने हुकूमत पाकिस्तान को कहा, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने वो पैसे उससे मांगे, हुकूमत पाकिस्तान वो पैसे फिर बजाय देखे कि हुकूमत पाकिस्तान की वजारत खजाना में आते सर ये आम सादा लोग जो हैं वो समझते हैं कि 190 मिलियन पाउंड आए तो आए कहाँ और गए तो गए कहाँ, ये भी सवाल पैदा होता है। अच्छा वो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में गए जी, जो मलिक रियाज को जो जुर्माना हुआ था, वो जो उसने मलीर अपना कराची में जो बनाया, उसने बैरियर टाउन बनाया और मलीर एरिया जितना काफी सारा पता अरबों में जो इकलागन तो ये होना चाहिए था, ये करप्शन अगर सूबा सिंध से हुई थी और पैसे यहाँ से ही मुंतकिल किए थे 190 मिलियन पाउंड, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये मुकदमा लड़ना चाहिए था। और कादिर खान मंदुखिल साहब जैसे नामवर कानूनदान, मैं समझता हूँ कि अदालत के उस दहलीज पे पहुंच जाते हैं कि 190 मिलियन पाउंड मेरे सूबे के लोगों के सबसे पहले तो हमारा हक है जी, हमें दिए जाए, जो कि नहीं दिया गया, मगर वो तो पाकिस्तान के लोगों को मिलने चाहिए थे। उल्टा वही जो प्रॉपर्टी टाइकॉन था वो लेके उड़ गया, आप यही कह रहे? बिल्कुल ये लेगा, बल्कि उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था, उस जुर्माने की मद में जो है वो उन्होंने वो वसूल मतलब अदा कर दी, यानी कि चोर से चोरी पकड़ के फिर पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरानों ने फिर चोर को दी और उसके बदले फिर 458 कनाल जो है अलकादर ट्रस्ट की जमीन ले ली। ये बड़ी बात है। मुगेरी साहब समझ में आ रही है, आप कानून के नुक्ते नज़र से बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड का बड़ा अहम जिक्र होता है पाकिस्तान की तारीख में, ये हर वक्त जिक्र होगा कि 190 मिलियन पाउंड आए भी। और सेनेटर साहब गौसमोहन साहब ने जैसे जिक्र किया कि ये कराची से ही उस प्रॉपर्टी टाइकॉन ने बनाए थे और फिर लंदन में जो है वो पकड़े गए, फिर वापस आए और फिर दोबारा उसी के ही अकाउंट में डाल के उसको रुखसत किया गया।
मुगैरी साहब, इसमें मैं थोड़ा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर देता हूँ। जी देखिए, हफ्ते आम में जब हम इल्जाम लगाने पे आते हैं ना, तो हर स्याह और सफेद एक ही गले में डाल देते हैं। ठीक है। अब जहां तक प्रॉपर्टी टाइकून का जिक्र हो रहा है, इनके ऊपर अगर कोई क्राइम एस्टेब्लिश हो जाता तो यूके में सजा मिल जाती। क्राइम नहीं हुआ था, ये सिविल सेटलमेंट थी जो बिटवीन द पार्टीज, एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज हुसैन, उनके साथ हुई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला रोल आ जाता है ये स्टेट। मेरे भाई सेटलमेंट कब होती है ना, ये कानून इजाजत देता है वहाँ क्या पहले सेटलमेंट कर ले, पहले ये सेटलमेंट होगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, वो सेटलमेंट होने के बाद अगला काम था, आज जो रिकवरी एसेट के हेड होते थे कभी किसी वक्त में, जो पारसाई की इंतहा को छू रहे थे, बाज़ औक़ात आप शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं आप? जी, शहजाद अकबर की बात कर रहा हूँ। शहजाद अकबर साहब एक्टिव हुए, उन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड वहां जब अकाउंट देने की बात आई यूके गवर्नमेंट को, तो उन्होंने अकाउंट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का दे दिया। ठीक है, सही। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का दे दिया। अब गॉड नोज बेटर, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ने मलिक रियाज साहब को फोन किया होगा या उनसे करवाया होगा। बाज़ औक़ात जब आप टॉप सीट पे बैठे होते हैं तो आपके नीचे जो काफिले में लोग शामिल हैं, वो क्या गदर मचा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको खबर नहीं होती। वो जब पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, ना कि मलिक रियाज साहब की जेब में आए, ना वो एडजस्ट हुए उस जुर्माने के अगेंस्ट, ना वो उस अकाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ हुए। सुप्रीम कोर्ट का जब दोबारा इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना तो वही पैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चले गए। यहाँ तक तो ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध को गए? नहीं, कोई नहीं गए, कोई नहीं गए। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को गए। ये बात को बढ़ा रहे हैं, बात को तादाद में कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं गए अभी तक। उस केस में बैठा हुआ था, बुखारी साहब को कुछ नहीं पता, अपनी तरफ से बोल रहे। जी आवाज क्या कह रहे हैं? जी सर, कोशिश करेंगे कि बशीर खान साहब ही आ जाएं वापस, तो उनके सामने भी सवाल रखेंगे। कादिर खान मधुकर साहब कह रहे हैं कि 190 बिलियन पाउंड जो थे वो जो है खुद वो उस केस में थे, वो सिंध को नहीं मिले, ऐसे ही कह रहे हैं कादिर खान साहब? जी, वो सिंध की मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड के अगेंस्ट फाइन था जो इम्पोज किया गया था बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड पे, और अल्टीमेटली बैरिया टाउन तो कॉन्सेंट दे चुका हुआ था और इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा था सुप्रीम कोर्ट को वो पैसे। और ये पैसे जब यूके से आए तो ये तो सरप्राइज इनके लिए भी था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये 190 मिलियन पाउंड आ गए। अब अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो पड़े रहे और वो एकमुलेट होता रहा फंड। अल्टीमेटली जब इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना तो उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि ये बेसिकली पैसे फेडरल गवर्नमेंट के तो है ही नहीं है, ना ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये पैसे हैं मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंध के जी, और जिसे कहते हैं ये उसको ट्रांसफर होने चाहिए। और ये अल्टीमेट तो सर हुए, ये सवाल मेरा पैदा होता है, मेरा भी मुझ समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों का, क्या वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंध हुकूमत को मिले 190 मिलियन पाउंड? जी बिल्कुल, ऑर्डर है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ ना इस पे इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, मैं कादिर खान मधुकर से बता रही हूँ, बहुत बड़ी आपने एक बात की है जो कि वैसे साफ ही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि 190 मिलियन पाउंड आए तो वो सिंध के अकाउंट में या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट में आए या नहीं आए। कादिर खान मधुकर साहब थोड़ी तस्दीक कीजिएगा कि वाकई ऐसा है जो बुखारी साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि वो माहिर कानून है, कानून की बात करेंगे क्योंकि वो किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, मगर वो कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध गवर्नमेंट को ही मिले, जो कि फैसला हुआ। देखिए कौन सा फैसला हुआ, साकिब निसार वाली कोर्ट में मैं खुद बैठा हुआ था और ये जो केस क्या था कि उनके मलीर की जमीनों का जो केस चला था वो दरअसल केस ये था कि मलिक रियाज ने सस्ते दामों में लिए और वो केस चला सुप्रीम कोर्ट के साकिब ने 6 का या उसका डिफरेंस था वो किया। जब तहरीरी फैसला है तो 5 अरब गायब हो गए, 462 अरब हो गए और उसी वक्त साकिब निसार ने कहा कि मलिक रियाज को 1000 करोड़ आप जमा कर दे। तो मलिक रियाज जो ना वो डाइस पे आया था उस रोस्टम पे, उसने कहा मेरे पास 1000 करोड़ मैंने देखे भी नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो 500 करोड़ दे दे। तो मेरे बराबर में एक वकील साहब बैठे, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट एजेंसी जिस तरह की बार्गेनिंग कर रहा है। तो वो जो एक ड्रामाबाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं मंडू सेन साहब की इस बात से वो मेरे एग्री करता हूं। हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या बोल था साकिब निसार, मुझे बोलने दे, मुकम्मल करने दे जी, मुझे मुकम्मल करने दे यार।
सर जब एक बंदा बात कर रहा है तो मुकम्मल जी जी करने कर में क्या दीजिएगा, बकवास मुकम्मल है? कर दीजिएगा, वक्त की कमी है, थोड़ा मुकम्मल कर दीजिएगा जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो फैसला तो अपनी जगह पे पड़ा रहा कि उसने पैसे दिए, और वो पैसे भी देने थे मलिक रियाज ने 7 साल में, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद ये जाके 190 मिलियन जो इंग्लैंड में पकड़े गए, और इस इंग्लैंड में पकड़े गए, उस पकड़े जाने के बाद वो पैसे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो पूछा इमरान खान की हुकूमत ने, उन्होंने बजाय पाकिस्तान का अकाउंट देने का, हुकूमत पाकिस्तान को उसने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट नंबर दिए, और उसी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 190 मिलियन पैसे आ गए। उस पैसों के बदले में इमरान खान ने जो ना 458 या 558 जो कैनाल जमीन थे, वो जमीन में अलकादर जो यूनिवर्सिटी है वो बना के दिया है। और उसी में आपको याद हो कि जनरल आसिम मुनीर उस वक्त जो है ना डीजी आईएसआई थे, वहां वो 5 कैरेट 10 कैरेट की जो कहानी चली थी, जो डिमांड किया था बुशरा बीबी ने, वो सारी मीडिया की खबर भी आ गई थी। तो उसके बाद जाके ये कहानी जब चली कि बाबा ये पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के थे ही नहीं, ये तो पैसे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मलिक रियाज के ऊपर जुर्माना या डिफरेंस की सूरत में थे, और वो जो पैसे 190 मिलियन आए थे वो तो हुकूमत पाकिस्तान के थे। तो ये गड़बड़ हो गई। ये जो अभी बुखारी साहब बता रहे मेरे नॉलेज में नहीं है, न मैंने ऐसा कोई न्यूज सुना है हुकूमत सिंध के या पीपल्स पार्टी के किसी भी साथी से कि वो पैसे सिंध अकाउंट में गए, ये मेरा नॉलेज। मगर वो कह रहे कि ये फैसला हुआ था कि ये जो आप भी बात कर रहे हैं वो भी शायद यही बात करें बुखारी साहब भी, कि ये फैसला हुआ था कि ये पैसे जो हैं ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सिंध हुकूमत के उनको दिए जाए, ऐसे कह रहे थे बुखारी साहब आप भी? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी नहीं थे पैसे, वो पैसे असल में हुकूमत पाकिस्तान के थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में मलिक रियाज से पकड़े गए थे। यहाँ जो मलिक रियाज के ऊपर 462 या 67 ऑर्डर हुआ था वो मलिक रियाज से रिकवर करना था, तो थोड़ा फर्क है ना। अगर आप पैसे उधर एडजस्ट अगर इसको मुख्तसर कर दीजिएगा, बात बताओ कि वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे और मलिक रियाज के ऊपर हुकूमत सिंध के पैसे थे, वो अलग जमा करना थे। जी मंदू खेल साहब की बात अप टू दिस एक्सटेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये जो 190 मिलियन का एलिगेशन था, काजी फाइज ईसा की जजमेंट में ये लिखा गया कि ये पैसे क्योंकि अपना यूके ने वापस किए हैं एनसीए के कानून नेशनल क्राइम एजेंसी के तहत, तो लिहाजा इसको प्रोब होना चाहिए। ठीक है, अब वो प्रोब तो जाहिर है अभी गुज़िश्ता बिल्कुल सर, वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। बशीर खान साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब रहनमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। कादर खान मधुखिल साहब साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चारों मेहमानों का शुक्रिया तय है कि आज फैसलों पे, बड़े अहम फैसलों पे बात की, और खासतौर पर 190 बिलियन पाउंड की भी बात हुई। पर मेरे लिए भी ये खबर बड़ी अहम थी कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि 190 बिलियन पाउंड जो है गए तो गए कहाँ, अगर पाकिस्तान के किसी अकाउंट में आए तो कहाँ आए, जो कि आज भी इस पे बहस हो रही है। अगर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके पैसे थे सिंध हुकूमत के उसको मिले या नहीं मिले, अभी तक इसका केस भी आने वाले वक्त में, जो कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्लस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें इस केस को लेकर कहीं ना कहीं कौमी असम्बली और टॉक शोज में बात करती हैं कि 190 बिलियन पाउंड का केस और कादर ट्रस्ट का केस अभी बाकी है, और 9 मई के केसेस भी बाकी है। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।